हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब में। तो डियर एस्पिरेंट्स, हम जो जितने फॉर-फ्लंक्स एरियाज के बच्चे हैं, जो लोग सिटीज़ में एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो पेड नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम कंटिन्यू लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और कंटिन्यू लेक्चर यूट्यूब पे डाल रहे हैं। अदरवाइज हमारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारी एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। जैसे फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे हैं, वो एप्लीकेशन के थ्रू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जैसे ये सिलेबस आपका जनरल JKPSI का आ गया, आपका JKPSC का आ गया, ठीक है। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप लोग हिस्ट्री को हमेशा बोरिंग समझते हैं, हमेशा आपको प्रॉब्लम्स आती है प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं आपको सजेशंस दूंगा कि आप प्लीज़ मेरी हिस्ट्री की लेक्चर्स को कंटिन्यू देखें और हिस्ट्री आपको बहुत इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ। लेकिन जब आप कम से कम मेरे 7 से 8 लेक्चर देख चुके होंगे, उस समय आपको लगेगा कि हिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री वो ज़्यादा वेटेज रखती है आपके एग्जाम्स को लेके, ठीक है, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज जो नया टॉपिक है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सारी कवर करने वाला हूं इसी लेक्चर में। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें और जितने भी बाकी पॉइंट्स होंगे मैं वो अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और MCQs में डिस्कस कर लूँगा। अब देखिए, यहाँ पर जो बगावत थी 1857 की, उसके क्या क्या काज थे, क्या रीजंस थे इसके पीछे कि इतनी बड़ी बगावत करनी पड़ी इंडियंस को 1857 में। आपने देखा होगा बहुत सारी बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर। उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया को आहिस्ता आहिस्ता अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस 100 ईयर्स में जो छोटी छोटी बगावतें होती रही, बट ऐसा क्या हो गया कि 1857 की बगावत हुई, इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था ब्रिटिशर का, उसको चेंज कर दिया। बहुत सारी नई चेंजिंग आई आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो डिफरेंट हिस्टोरियन ने इसको डिफरेंट नेम से पुकारा है। जैसे VD सावरकर ने क्या कहा, फर्स्ट वार अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये पहली जंग थी आज़ादी के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग लोगों ने इसको द ग्रेट बैटल भी कहा, द ग्रेट रेवलियन कहा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वो की, बट उनको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं ब्रिटिशर्स की कि ब्रिटिशर्स ने क्या ऐसा किया कि इंडियंस को ऐसे कदम उठाने पड़े। देखो, अगर सबसे पहले देखें सोशल एंड रिलीजियस काज, देखो एक तो ब्रिटिशर्स बाहर से आए, हमारी जमीन को कब्जा कर दिया, ठीक है, एक तो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, दूसरा हमारे सोशल और रिलीजियस मुद्दे हैं उनके बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। कभी कभी क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है कि कौन सी राइफल इंट्रोड्यूस की थी, तो वो इनफील्ड राइफल थी। इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल जब इंट्रोड्यूस हुई, उसको वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो स्टार्टिंग में ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए जो ये चीज़ थी, जो इनफील्ड राइफल थी, इसमें क्या था कि इसमें फैट्स जो थी, ग्रीस हम जिसको कहते हैं, एक उसके ऊपर पिग की चर्बी और दूसरी आपकी काऊ की चर्बी। कहा जाता है कि जस्ट क्या था कि एक र्यूमर्स थी, बट जो लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि मैं इस र्यूमर्स को उसने जस्टिफाई भी किया कि ऐसा कुछ नहीं है। बट जब तक वो जस्टिफाई करता, ये चीज़ पूरे वो बहुत सारे इलाका एरियाज में फैल चुकी थी। तो जब इनफील्ड राइफल की इंट्रोडक्शन हुई तो यहाँ पे रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट्स हुआ। हिंदू एंड मुस्लिम सॉल्जर थे, तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को चलाने से इनकार कर दिया, उसको यूज़ करने से इनकार कर दिया। इसको वैसे हमने आगे भी पढ़ना। ये भी एक रिलीजियस सेंटीमेंट्स थे। एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। अब देखो, जो हमारे रिलीजियस कस्टम्स थे हम लोगों के लिए तो बेहतर थे, चाहे वो अगर आज मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं हम, ठीक है। अगर आज हमें लगता है कि सती प्रथा जो थी वो गलत थी, ठीक है, समाज के अंदर ये जो थी एक गलत रीति थी या प्रथा थी, हम कह सकते हैं। बट उस समय इंडियंस इन चीज़ों को बड़ा महत्व देते थे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स टाइप की थिंकिंग थी इंडियंस की, ठीक है। बट जब एवोल्यूशन हुई सती प्रथा की, सती प्रथा था क्या, वैसे मैं सती प्रथा बता देता हूँ। पति के मरने के बाद उसकी औरत को उसके साथ जिंदा जला देना, ठीक है। अगर
ये भी मतलब एकदम से जल्दी से नहीं जलाया जाता था उसको, बट क्या किया जाता था कि उसको कुछ कंडीशंस दी जाती थी। आपने सर मुंडवा देना है, आपने जिंदगी भर किसी के साथ नहीं, जो किसी को नहीं देखना है, उसके बाद सुबह सुबह किसी के सामने नहीं आना। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, उससे मरना बेहतर समझती थी औरतें। तो उसके बाद अगर जो ये लॉ फॉलो नहीं करती थी उसको उसके पति के साथ जो है जिंदा जलाया जाता था। ठीक है, इस प्रथा को जो है 1829 में ब्रिटिशर ने अबॉलिश किया। किसकी मदद से? राजा राममोहन की राय की मदद से जो है सती प्रथा को जो है इन्होंने क्या किया? अबॉलिश किया। ठीक है, ये सोशल रिलीजियस काज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर ने क्या किया? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया 1856 में। हिंदू रीमैरिज एक्चुअली में पहले जब विधवा हो जाती थी औरतें तो उनको दूसरी शादी करने का समाजी मतलब अधिकार नहीं था। ठीक है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। बट ब्रिटिशर्स को ये चीज़ बुरी लगी। उन्होंने कहा कि जितना अधिकार एक मेल का है उतना ही फीमेल का है। उनने हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट लाया 1856 में। क्वेश्चन पूछा जाता किसकी मदद से? ठीक है, ईश्वर विद्या चंद्र सागर बोल सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मदद से जो था ये एक्ट पास किया। ठीक है, और उस समय वाइसराय तो नहीं थे 1856 में, उस समय तो गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग जी थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस ये जो है विडो रीमैरिज एक्ट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद आपकी फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को भी अबॉलिश किया। ठीक है, क्योंकि क्या होता था कि फीमेल के पे मतलब एक बच्चा होता था, अगर बच्चा देखते थे कि लड़की है तो उसको अंदर ही जो है मतलब उसको अबॉर्शन करवाया जाता था। तो उसके ऊपर भी इन्होंने लॉ लाया था 1844 में। मैंने लिखा नहीं है वो, ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो उसको। ये कुछ कारण थे। फिर रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट 1850 में आया। अब रिलीजियस डिसएबिलिटी एक्ट क्या था? ये वो एक्ट था जब कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा था, अगर वो रिलीजियस में दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोई भी बंदा एक रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें क्या था कि उस बंदे को इस एक्ट से पहले उसको एंसेस्ट्रल हो गया, उसको अपनी जो जायदाद थी अपने पेरेंट्स की, अपने दादी दादा की, ठीक है, वो दी नहीं जाती थी। बट ये एक्ट आने के बाद 1850 में क्या हुआ कि जो अगर वो कन्वर्ट भी हो जाता है तो उसको क्या मिलेगी? इंसेस्ट्रल जो जायदाद है उसको मिलेगी। बट ये कर क्या रहे थे ये लोग? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब जो बंदा कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होने के बाद उसको अपने दादा परदादा की भी जगह मिलेगी। ठीक है, ये एक्ट लाया रिलीजियस डिसेबिलिटी। ये भी एक हिंदुस्तानियों के अंदर ना उनको आग भड़काने का कारण बन रही थी। ये सारी चीजें आग भड़काने का काम। अभी हम 1857 की बगावत करवा देंगे, पहले कारण बता रहे हैं कि कैसे कैसे जो है होता। इंट्रोडक्शंस ऑफ वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन। वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन को इंट्रोडक्शन किया। इसमें था क्या? एक्चुअली आपने पढ़ा होगा जो एक्ट्स थे आपके रेगुलेटिंग एक्ट्स 1813 में इनने क्या पास किया था कि हर साल हम 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए जो है वो देंगे। ठीक है, अब 1 लाख देने का मकसद ये था कि यहाँ पर कौन सी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे? वेस्टर्न एजुकेशन को, कि वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए। तो ये सारी चीजें ना एक अलार्मिंग थी, कंट्री के अंदर अलार्म दे रही थी कि अलार्म क्या कर रही थी कि कहीं ना कहीं आपके जो सोशल हो गया और रिलीजियस हो गया उसको खत्म करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इंडियंस के अंदर इस तरह का एक विचारधारा डेवलप होना शुरू होगी। ठीक है, अब दूसरी बड़ी बात, हायर पोजीशंस गिवन टू द पर्सन हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। जो भी बंदा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहा था उसको हायर पोजीशन दी जा रही थी, उसको जॉब दी जा रही थी और उसको सुपीरियर समझा जा रहा था। हाँ, मतलब जो इंडियंस इनको इंफीरियर समझा जाता था। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद मिलिट्री काज क्या हुए? मिलिट्री काजेस की बात करें, देखो मिलिट्री को ना बड़े लो सैलरी दी जाती थी टू इंडियन सोल्जर्स। मतलब कहने का मतलब इंडियन सोल्जर को कम सैलरी दी जाती थी एज कंपेरिजन टू द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर सोल्जर जो थे ना उनको ज्यादा सैलरी दी जाती थी। पोजीशन भी एक ही है, हम कह सकते हैं ओहदा भी एक है, बट उनके और ब्रिटिशर्स और इंडियन की जो सोल्जर की सैलरी थी वो क्या थी? बहुत कम थी। एक और पॉइंट में लिखना चाहूंगा, 87% जो सोल्जर्स थे वो इंडियंस थे। ठीक है, फिर भी इंडियन के साथ क्या किया जाता? ज्यादती की जाती थी। अब होता क्या है कि ब्रिटिशर्स 1856 में एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर देना वैसे अपने साथ आप। ठीक है, एक
आर्म एक्ट, आर्मी के लिए एक एक्ट लाया 1856 में। आप ऐसे लिख लो, वैसे अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो, 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट लाया, ठीक है। उस एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या था कि देखो 1824 में भी इसके बारे में बात की थी, बट इंडियन सोल्जर्स ने उसको इस एक्ट को मानने से मना कर दिया था क्या कि हम ना इंडियंस उस समय समुंदर के पार जाना ना, मतलब अपने रिलीजियस को सेंटिमेंट को हर्ट करना समझते थे कि हमारे जैसे रिलीजियस में नहीं लिखा है ऐसा करना वैसा करना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या थी कि उस समय नहीं पास हो, बट 1856 में 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने वो एक्ट ला ही लिया। अब उसमें क्या था, कोई भी इंडियंस है उसको इंडिया के अलावा बाहर भी, ब्रिटिशर में भी जाके उसको सर्व करना पड़ सकता है। बट उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, उनको आने जाने का खर्चा भी ब्रिटिशर्स नहीं देंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने बड़ा तंग करके रखा हुआ था, ठीक है। वो 1856 में लाया था वो एक्ट, जिसके तहत वो अपने इंडिया के अलावा या अपने एरिया के अलावा वो कहाँ बाहर भी जाके जो है वो उनको सर्व करना पड़ सकता था। तो ये थे इनके आपके सोशल और रिलीजियस काज जो थे, जो जिसकी वजह से कुछ कारण बने रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। पॉलिटिकल काज क्या थे, पॉलिटिकल काज में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, ये इंट्रोड्यूस किया था आपके लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। तो इसने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझा लेता हूं। इसके अकॉर्डिंगली क्या था, कोई भी रूलर्स, ठीक है, अगर उसका अपना रियल सन नहीं है, उसके मरने के बाद जितनी भी टेरिटरी है, जितना भी उसके एरिया है उसके अंडर, वो लीगली जो है किसके कंट्रोल में चला जाएगा, ब्रिटिशर के कंट्रोल में चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या था कि उसमें क्या था कि आपकी बेटी भी नहीं है, आपकी बेटी भी अगर होगी तो उसको भी जो है नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर आपने अडॉप्टेड सन है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो रूलर्स थे उनके अंदर एक डर पैदा हो गया कि आने वाले टाइम में हमारी जितनी भी टेरिटरी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है वो कहाँ किसके कंट्रोल में चली जाएगी, ठीक है, वो उनके कंट्रोल में चली जाएगी। या बाहर आप कोई बिजनेस वगैरह या आप लोग ट्रेड करते हो, उसके लिए भी आपको ब्रिटिश की परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते हो। अब उसका रिजल्ट क्या होता है, पहला रानी लक्ष्मीबाई का जो सन था, अडॉप्टेड सन था, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई अडॉप्टेड सन लिख लो, ठीक है। अडॉप्टेड सन वाज नॉट परमिटेड टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। झांसी के थ्रोन पर उसको परमिट नहीं किया गया बैठने के लिए, ठीक है, उसको परमिट क्योंकि उसका अडॉप्टेड सन था। तो इसके दिमाग में भी बड़ा गुस्सा आया, ये भी भड़क गई। अब जो प्लेसेस थी ना, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंडर कंट्रोल की गई थी ब्रिटिशर की, सबसे पहले पूछा जाता है स्टेट के बारे में। 17 स्टेट थी जो सबसे पहले 17 स्टेट थी, ठीक है, मतलब उस समय की प्लेस थी, ठीक है। इसको ब्रिटिशर ने अपने कंट्रोल में लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, क्योंकि इसके जो राजा थे उनके डेथ के बाद उनका कोई बेटा नहीं था। उसके बाद नागपुर था, उसके बाद जैतपुर था, संबलपुर था, ये सारी एनेक्स की थी, ठीक है। एनेक्स का मतलब होता हड़पना। ये जो थी ना आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये लॉर्ड डलहौजी की ना हड़पने की पॉलिसी थी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान को ही हड़प रहा था सपेरा। अब देखो उसमें और क्या था, और क्या रीजन बने। पेंशन जो थी स्टॉप की गई, किसकी, नाना साहिब की। नाना साहिब की पेंशन को स्टॉप किया गया। अब नाना साहिब भी इसके लिए भड़क गए, ठीक है। नाना साहिब को सपोर्ट करने वाले इनके तांत्या टोपे जी थे, ठीक है, ठीक है, बड़ी लंबी कहानी। तांत्या टोपे भी लड़ाई करते, गुरीला वार कर रहे थे, ठीक है, उस समय इसी बिगावत में। और क्या हुआ था कि ये गुरीला वार तो छुप के वार करना, जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो नीति अपनाई थी। बट इन्हीं के तांत्या टोपे का एक फ्रेंड था राजा मान सिंह, उसने ना ब्रिटिशर को खबर कर दी कि ये यहाँ पे छुपा हुआ, क्योंकि उन्होंने उस समय उसके लिए इनाम भी रखा था कि जो उसको पकड़ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। पेंशन रोक दी। अब इकोनॉमिक काज क्या बने, पेजेंट्स, किसान और जमींदाराज को फोर्स किया जाने लगा कि हैवी टैक्स दो, हैवी टैक्स दो, ठीक है। अब देखो इतने टैक्सेस लोन वगैरह नहीं पेड कर पाए, बहुत सारे किसान जो थे, फार्मर्स थे, वो अपने लोन्स पेड नहीं कर पाए, उसके कारण बहुत सारे लोगों की जो है वो जमीनें जो है वो छीनी गई, ठीक है। अब देखो एक चीज और याद रखना, मैं अलग से समझाना चाहूंगा इसको, इसका आपके इस टॉपिक से अलग ही है, याद रखना। ये 3-4 चीजें हैं आपका। सबसे पहले आ जाता है जमींदाराज, नंबर 1 पे।
रायोतवारी, और तीसरे नंबर पे आपका महलवाड़ी। महलवाड़ी, ठीक है। ये क्या था कि पहले इन्होंने ना टैक्स कलेक्शन का जिम्मा किसके सुपुर्द कर दिया, जमींदार आज ये टैक्स कलेक्ट करके उनको देते थे। उसके बाद इनको लगा ना कि ये ना हमारे साथ धोखा कर रहे हैं जमींदार आज, ठीक है, ये विश्वास बड़ा कम करते थे। तो इन्होंने ना क्या किया कि टैक्स, इन्होंने कहा कि अब डायरेक्ट हमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम किसान लोगों से ही टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने रायतवारी सिस्टम लाया, ठीक है, इसके तहत ये डायरेक्ट किसान लोग जो है खुद अपना टैक्स जमा करवाएंगे। इनको फिर लगा कि नहीं इतने लोगों तक हम कहाँ से पहुंचेंगे, नहीं पहुंच पाते, फिर इन्होंने महलवारी सिस्टम, ठीक है, गांव के एक बहुत बड़ा मुखिया वगैरह बनाया, मुखिया जैसे आज पंच सरपंच होते हैं, उनको कहा कि भाई आप लोग हमें टैक्स कलेक्ट करके दोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग से था, ठीक है, मैं जरूरी समझा, मुझे रहा नहीं गया कि मैं आपको ना समझाऊं, ठीक है। पीजेंट्स को हैवी टैक्स देना पड़ा। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कहाँ पे, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रीज की वजह से इंडियंस को कैसे इफेक्ट हुआ, देखो यार, जितना भी यहाँ से ना ये रॉ मटेरियल थे उठा के कहाँ लेके जा रहे थे, इंग्लैंड लेके जा रहे थे। इंग्लैंड में क्या था, इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वहां पर उस रॉ मटेरियल को ना प्रॉपर जो यूटिलाइज मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे थे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से 10 रुपए की चीज लेके वहां से इंडिया में 10,000 की बेच रहे थे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नुकसान क्या हुआ, मेन क्वेश्चन जो बनता है उनका लॉस क्या हुआ। लॉस क्या होता है इसकी वजह से, जो भी आर्टिस्ट थे, जो हैंड हाथ से काम करने वाले थे, उन लोगों को लॉस हुआ। अब एग्जांपल के तौर पर आप देखो, एक बंदा हाथ से बनाता, उसको काम करने में 8-10 दिन लगते हैं, 10 दिन में एक शर्ट तैयार करता है, एक स्वेटर तैयार करेगा, है ना। और दूसरी तरफ मशीन में डालो, एक तरफ से डालो, दूसरी तरफ 50 निकाल देंगे। अब एज कंपेयर टू हम बात करें, जो मशीन से बनी हुई चीज होती है वो सस्ती होती है और अच्छी भी होती है। एक हाथ से बनी उसमें टाइम लगता, महंगी होती है। तो उससे क्या हुआ ना, आर्टिस्ट, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, उनको बड़ा ज्यादा जो है वो बड़ा ज्यादा लॉस हुआ उनको, ठीक है। तो वो लोग भी इनके खिलाफ भड़क गए। अब ये सारे लोग भड़क रहे हैं, यहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लोग भड़क रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री वाले भी भड़क रहे हैं, यहाँ पर राजा लोग भी भड़क रहे हैं, ठीक है, सारे भड़क रहे हैं, ठीक है। ये सबको भड़का रहा हूं मैं अभी। अब देखो, इकोनॉमिक्स में हमने किसानों को भड़का दिया, उसके बाद यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेटअप करके किसको भड़का दिया, हमने बिजनेसमैन, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिस्ट को भड़का दिया, ठीक है। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, ये आपके लिए, अब ना किसान लोगों को ना प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप कमर्शियल एग्रीकल्चर करो। कमर्शियल मतलब जैसे तंबाकू को बनाओ, आप कॉटन की खेती करो, इंडिगो की खेती करो, एज कंपेयर टू खाने वाली चीजें आप रहने दो, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, डिमांड थी। इसीलिए इन चीजों के लिए क्या किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था कि आप लोग जो है वो किसको क्या करो, उन चीजों को उगाओ, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा था, ठीक है, कमर्शियल एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है। अब इमीडिएट काज क्या आ गए, जो एकदम से आग भड़क बैठी, ठीक है। अब इन मार्च, ये वैसे 29 मार्च है, 29 मार्च 1857 लिखना चाहो, डेट जरूरी भी नहीं है। 1857 मंगल पांडे जो था, इसने रिफ्यूज कर दिया कार्ट्रिज को यूज करने के लिए। कार्ट्रिज यूज जो इनफील्ड राइफल जो इन्हें इंट्रोड्यूस की थी, इनफील्ड राइफल को उसने यूज करने से इनकार कर दिया। बोला मेरे, क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली से ठहरा, ठीक है, उसने कहा भाई मैं कैसे इस बंदूक को यूज कर दूं, तो उसने किया। एक्चुअल में ऐसा इशू क्यों बना, एक जगह पानी भरते भरते तो वहां पे उसमें छूछात का बड़ा मुद्दा चलता था। तो कोई छोटी जात का पानी भर रहा था, तो उसको लगा तुम छोटी जात के, तो उस छोटी जात मतलब उसको लगा कि छोटी जात का बंदा है ना, उसने बोला कि भाई साइड रो पानी। उसने बोला भाई तुम हम लोगों से छूछात करते, उधर अंग्रेज तुमसे जो है वो क्या करवा रहे हैं कि वो अपनी जो इनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिज है उसको खोलने के लिए आप दांत लगाते हो, आपकी पिग और जो है वो काव की जो है वो फैट से मिलकर बना हो, तो आप लोग हमारे ऊपर गुस्सा निकालते, उसको वहां से बड़ा मतलब उकसाना हुआ उसके अंदर, ठीक है। वो चला गया वहां पर, उसने ना उसको यूज करने, जो इनफील्ड राइफल थी कार्ट्रिज को यूज करने से मना कर दिया। एक स्पाई था बरकपुर में, ये था, ठीक है, बरकपुर में था, इसने इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद इसने सीधा अपने ऑफिसर को शूट कर दिया, किसको, ऑफिसर को शूट कर दिया, ठीक है। इनकार किया और उसने मना किया और शूट कर दिया अपने ऑफिसर को। अब क्वेश्चन कहीं पर पूछा जाता कि कौन सी इन्फेंट्री थे, ये बंगाल 34 बंगाल इन्फेंट्री से बिलोंग करता था ये बंदा, ठीक है।
उसके बाद इसको 8 अप्रैल को जो है वो इसको जो है फांसी लगाई गई। फिर 9 मई को 85 सोल्जर्स ने भी जो है इसको इस कॉटरेज को यूज़ करने से इनकार कर दिया। उनको भी जो है 10 ईयर्स की इम्प्रोजनमेंट के लिए 10 साल की जेल भेजी गई। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट है मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट्स। अब सेंटर और लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेके आऊंगा क्योंकि ये ज़्यादा आपके लिए लंबा हो जाएगा। तो दूसरे लेक्चर में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी कवर करूंगा, आपके एग्जाम्स में कुछ भी नहीं छूटने वाला। अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो आप श्योरिटी ले लो कि इस टॉपिक को जितना करवा रहा हूं उतना ही पढ़ना, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। बट प्री हो गया केएस का, आईएएस का प्री हो गया, उसके लिए मैं मेंस की बात नहीं कर रहा, मेंस में काफ़ी डिटेल में लिखना पड़ता है। ठीक है, प्री जितने भी आप ना छोटे एग्जाम्स जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप देने, तो मेरे लेक्चर्स आपके लिए एनफ है, बाकी कोई चीज़ ढूंढने की जरूरत नहीं आपको। मेन सेंटर्स कहाँ थे इस रिवॉल्ट के? कानपुर सेंटर था, लखनऊ में था, बरेली, झांसी में था, ग्वालियर में था, अराइन बिहार में था। और इन सेंटर्स में कौन कौन से लोग थे जो यहाँ से लड़ रहे थे? ठीक है, झांसी से कौन लड़ रहा था, ठीक है, लखनऊ से कौन लड़ रहा था, ये सारे जो थे वो इंपॉर्टेंट हैं। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ। क्या कारण थे कि जिसकी वजह से हमारे जो रिवोल्ट थी 1857 जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही, और इसका इंपैक्ट ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू लेक्चर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी और आधा जो है वो लगभग टॉपिक पड़ा हुआ, इतना नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने क्या क्या कदम उठाए इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसमें क्या चेंजिंग आई, ये ज़रूर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप नए हैं हमारे लेक्चर में तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।